हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको विजयनगर की राजस्व व्यवस्था के बारे में अर्थात उसके राजस्व प्रशासन के बारे में बताएंगे। जो साम्राज्य 3 शताब्दियों तक फला फूला, उस साम्राज्य की स्वाभाविक है कि व्यय के लिए कुछ एक सुव्यवस्थित, सुगठित, सुसंगठित राजस्व प्रशासन रहा होगा। उस राजस्व प्रशासन के बारे में विविध विदेशी यात्रियों और तमाम उस समय के शास्त्रीय स्रोत, इसके अलावा अभिलेखीय साक्ष्यों से भी ज्ञात होता है। तो हम देखते हैं आय के जो स्रोत थे राज्य की, उसमें भू राजस्व, संपत्ति कर, इसके अलावा व्यापार और उद्योगों पर विभिन्न प्रकार के लगने वाले कर थे। हम देखते हैं कि इनमें राजस्व का जो प्रमुख स्रोत था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत था, वो शिष्ट था। शिष्ट अर्थात भू राजस्व। भू राजस्व को शिष्ट कहा जाता था। इसके अलावा जो करों के नाम थे वो कदमाई, मगमाई, कनिकई, कत्तनम, कड़म, बरम, भोगम, पत्तम, इराई, कत्तायम, इन नामों से जाने जाते हैं। हम देखते हैं जो शिष्ट था, शास्त्रीय अनुसार प्राचीन हिंदू धर्म के शास्त्र की जो परंपरा थी, उस परंपरा अनुसार ये सामान्यतः सैद्धांतिक रूप से उपज का 6वां भाग माना जाता था। लेकिन हम देखते हैं व्यावहारिक रूप से ये 6वें भाग से लेकर 1/3 भाग तक वसूला गया है और कहीं कहीं 1/2 भाग तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब शिष्ट की बात हम करते हैं तो शिष्ट ये नकद में भी लिया जाता था और उपज के रूप में भी लिया जाता था। भूमि के प्रकार के हिसाब से भी, भूमि के प्रकार के अनुसार भी शिष्ट का आयोजन किया जाता था, शिष्ट का आरोपण किया जाता था। हम देखते हैं कि भूमि 4 प्रकार की होती थी: सिंचित, शुष्क, उद्यान, वन। सिंचित भूमि जिस पर कृत्रिम साधनों के द्वारा सिंचाई की जाती थी वो सिंचित भूमि कहलाती थी। शुष्क जो प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर थी, जिसके लिए कृत्रिम सिंचाई के साधन नहीं थे, ऐसी भूमि शुष्क भूमि मानी जाती थी। माने हम कह सकते हैं कि पर्याप्त रूप से सिंचाई के साधन नहीं थे। और उद्यानों के अंतर्गत जो भूमि होती थी, इसके अलावा वनों की भूमि थी। हम देखते हैं कि राजस्व का निर्धारण भूमि की कैटेगरी के हिसाब से ही, लैंड की कैटेगरी के हिसाब से ही लिया जाता था। भूमि की कैटेगरी जो थी फसलों की कैटेगरी पर डिपेंड करती थी, फसलों की उत्कृष्टता पर डिपेंड करती थी। जैसी फसल होती थी, जैसी भूमि होती थी और जिस तरह की फसलें उगाई जाती थी, उस हिसाब से कर का निर्धारण किया जाता था। हम देखते हैं कि ब्राह्मणों को जो ब्रह्मदेव गांव दिए जाते थे, ब्रह्मदेव भूमियां दी जाती थी, ऐसे ब्राह्मणों से जो शिष्ट था, भू राजस्व था, वो उपज का मात्र 1/20 भाग लिया जाता था, 20वां भाग उपज का लिया जाता था। इसी तरह से मंदिरों को दी जाने वाली भूमि से 1/30वां भाग वसूल किया जाता था। सिद्ध दाय, नगद राजस्व को सिद्ध दाय कहा जाता था। मंजय, सिंचित भूमि पर जो कर होता था वो मंजय कहलाता था। इसके अलावा मालव्रिय, जो शुष्क भूमि पर कर होता था, वो मालव्रिय कहा जाता था। भूमिका से सही कर वसूल किया जाए, उचित कर वसूल किया जाए, इसके लिए कृष्णदेव राय के द्वारा संपूर्ण साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण करवाया गया है। और भूमि मापन की जो छड़ थी वो कोल कहलाती थी। और हम देखते हैं कि मकान, पशु, संपत्ति, उद्योग आदि सब पर कर लगाए जाते थे। मकानों में रहने वाले लोगों की संख्या और रहने वाले लोगों के जीवन स्तर, उनके आर्थिक स्तर के अनुसार कर लगाया जाता था। इसी तरह से पशुओं पर भी कर लगाया जाता था, संपत्तियों पर भी कर लगते थे। संपत्ति कर के अंतर्गत हम देखते हैं कि वृक्षों तक पर कर लगाया जाता था। यद्यपि करों की दर मामूली होती थी, कम होती थी, लेकिन कर से कोई भी संपत्ति, कोई भी गतिविधि, कोई भी व्यावसायिक गतिविधि अछूती नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आयात निर्यात, विदेशी व्यापार भी काफ़ी अच्छा था विजयनगर का। विजयनगर की समृद्धता का जो कारण था वो विदेशी व्यापार ही था। तो हम देखते हैं आयात निर्यात पर भी कर लगाया जाता था, आंतरिक व्यापार पर भी कर लगाया जाता था। कौंडबिंदु जो शिलालेख है, कौंडबिंदु शिलालेख कृष्णदेव राय के समय का, उसमें 59 वस्तुओं पर राजस्व लगाए जाने का उल्लेख मिलता है। व्यवसाय कर की अगर हम बात करते हैं तो कैक्कोलारों, मछुआरों, गडरियों और
तेल का व्यवसाय करने वाले, इसके अलावा म्यूजिशियन जो होते थे वो, और स्वर्णकार, इन सब पर कर लगाया जाता था। यहाँ तक कि वेश्याओं पर भी कर लगाया जाता था। सदाशिव राय के समय में हम देखते हैं कि नाई के व्यवसाय पर, नाइयों पर कर मुक्त कर दिया गया है, कर से उन्हें छूट प्रदान की गई है। हम देखते हैं विवाह के लिए भी, विवाह का भी कर लगाया जाता था, जो दोनों पक्षों से लिया जाता था, वर और वधू दोनों पक्षों से लिया जाता था। हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में विधवा विवाह जो कोई भी करता था उसमें किसी से भी कर नहीं लिया जाता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर के शासकों के द्वारा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया गया है, प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। तो हम देखते हैं कि राजस्व की जो वसूली थी वो भी 4 प्रकार से की जाती थी। राजस्व की वसूली की जो विधियां थी, डायरेक्ट राज्य के द्वारा, डायरेक्ट केंद्र के द्वारा अपने एम्प्लॉइज के माध्यम से भी वसूली करवाई जाती थी। इसके अलावा ऊंची बोली लेने वाले को, माने अर्थात ठेके पर भी राजस्व की वसूली करवाई जाती थी। और इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी थी वसूली की, तीसरी विधि थी, वो ये थी किसी संगठन को या गांव में भी किसी विशेष समूह को राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान कर दिया जाता था। और नायकों को भी अपने अपने क्षेत्रों में राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान किया जाता था, जिसके बदले में उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती थी और राजस्व वसूली का एक भाग वो केंद्र सरकार के खजाने में भी भेज दिया करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि कभी कभी विकट और विषम परिस्थितियों में, प्राकृतिक आपदा के समय, या फिर हम देखते हैं कि युद्ध की परिस्थिति में भी जब नुकसान होता था, ऐसी कंडीशन में भी राजस्व से राहत प्रदान की जाती थी। इसके अलावा विजयनगर के शासकों द्वारा कृषि के विकास हेतु कर मुक्त भूमियां भी प्रदान की जाती थी, जिससे कृषि का विकास हो सके, कृषि को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। जब ऐसी भूमियां विकसित हो जाती थी, ऐसी लैंड विकसित हो जाती थी, तब उनसे बाद में कर सनय सनय करके, धीरे धीरे करके लिया जाता था। हम देखते हैं अथवन, जो भू राजस्व विभाग था केंद्रीय, उसे अथवन या अस्थवन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टीबी महालिंगम ने उस समय करों के बोझ के कारण लोगों के बारे में बताया है कि भूमि की बिक्री करके वो कई बार भू राजस्व को अदा करते थे, चुकाते थे। इसके अलावा कई बार किसान दूसरे राज्यों में पलायन भी कर जाते थे। करों की संख्या यद्यपि अधिक थी, लेकिन उनकी दरें कम थी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सर्वाधिक व्यय था रेवेन्यू का, वो सेना के ऊपर, सैन्य संगठन के ऊपर किया जाता था, क्योंकि स्वाभाविक है उस समय विजयनगर साम्राज्य की निरंतर बहमनी राज्य से जो शत्रुता चली है, उस शत्रुता के कारण, निरंतर होने वाले युद्धों के कारण, इसके अलावा साम्राज्य विस्तार के कारण और आंतरिक राज्य के अंतर्गत तमाम विद्रोहों से निपटने के कारण सैन्य व्यय सर्वाधिक होता था। और सैन्य व्यय में भी जो घोड़ों को इंपोर्ट किया जाता था, उस पर सर्वाधिक व्यय किया जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि विजयनगर के शासकों के द्वारा धर्मादा और लोकोपकारी कार्यों में भी व्यय किया जाता था। विभिन्न प्रकार के मंदिर बनवाए जाते थे राज्य के द्वारा। इसके अलावा झीलें, तालाब, सिंचाई के तमाम साधनों संसाधनों का भी निर्माण किया जाता था। इन पर भी राज्य के द्वारा व्यय किया जाता था। तो हम देखते हैं कि राजस्व व्यवस्था काफ़ी सुचारू रूप से चलती थी। विविध मदों से आय प्राप्त होती थी और विविध मदों पर उसको व्यय किया जाता था। हम देखते हैं कि अब आने वाले समय में आपको विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।